स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग बात करेंगे आज बेलेनोग्लोसस में सीलोम के बारे में, देह गुहा के बारे में। कल हम लोगों ने बात की थी जो बेलेनोग्लोसस हैं, जो कि एक हेमी कॉर्डेट एनिमल है, उसकी सिस्टेमिक पोजीशन की कल बात की थी, उनके हैबिटेट की कल बात की थी और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में कल डिस्कशन हमने किया था। तो आज हम बात कर रहे हैं बेलेनोग्लोसस में सीलोम के बारे में, बेलेनोग्लोसस में देह गुहा के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, बेलेनोग्लोसस एक सीलोमेट एनिमल है। इट मीन्स बेलेनोग्लोसस के शरीर में वास्तविक देह गुहा, ट्रू सीलोम प्रेजेंट होती है। और अगर हम बात करते हैं इस सीलोम के डेवलपमेंट की, इस देह गुहा के परिवर्धन की, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि बेलेनोग्लोसस की जो ये वास्तविक देह गुहा है, इसका डेवलपमेंट एंटेरिक पाउच से हुआ है। और जब कोई सीलोम एंटेरिक पाउच से डेवलप होती हैं, परिवर्धित होती हैं, तो उसे एंटेरोसीलस सीलोम कहा जाता है। तो यहां से एक चीज क्लियर होती है कि बेलेनोग्लोसस जो कि एक हेमीकॉर्डेट जंतु है, इसमें जो सीलोम प्रेजेंट है वो परिवर्धन के आधार पर, डेवलपमेंट के बेसिस पर एंटेरोसीलस प्रकार की सीलोम है। और यही रीजन है कि बेलेनोग्लोसस को एंटेरोसीलोमेट जंतु कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो सीलोम है वो एंटेरोसीलस नेचर की होती है, यानी वो जो सीलोम है वो एंटेरिक पाउच से डेवलप्ड हुई है। ओके, नंबर 2, कल हम बात कर रहे थे बेलेनोग्लोसस की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की, और वहां हमने डिस्कस किया था कि बेलेनोग्लोसस का संपूर्ण शरीर स्पष्ट रूप से 3 भागों में विभेदित होता है। जो शरीर का एंटीरियर पार्ट है, जिसे प्रोबोसिस के नाम से जाना जाता है, प्रोबोसिस को प्रोटोसोम भी कहा जाता है। शरीर का जो दूसरा भाग है वो कॉलर भाग है। कॉलर को
मीजोसोम के नाम से जाना जाता है। और शरीर का जो लास्ट पोस्टीरियर पार्ट है ये ट्रंक पार्ट है, और ट्रंक पार्ट को मेटासोम के नाम से जाना जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि बैलेनोग्लोसस का जो शरीर है वो स्पष्ट रूप से प्रोबोसिस यानी प्रोटोसोम, कॉलर यानी मीजोसोम, ट्रंक यानी मेटासोम में विभेदित रहता है। तो जिस प्रकार शरीर स्पष्ट रूप से 3 भागों में विभेदित है, वैसे ही इनकी जो सीलोम है, जो वास्तविक देह गुहा है, वो भी स्पष्ट रूप से 3 भागों में विभेदित रहेगी। यानी प्रोबोसिस वाले भाग की सीलोम प्रोबोसिस सीलोम कहलाएगी। उसे प्रोटोसील के नाम से भी जाना जाता है। कॉलर वाले भाग की सीलोम कॉलर सीलोम कहलाएगी। इसे मीजोसील के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसे ही ट्रंक रीजन में जो सीलोम है वो ट्रंक सीलोम कहलाएगी। इसे मेटासील के नाम से जाना जाता है। तो दूसरी बात जो यहां से क्लियर होती है वो क्या होती है? सीलोम प्रोबोसिस में है, कॉलर में है और ट्रंक में है। और इनके नाम दे दिए हमने, प्रोटोसील, मीजोसील, मेटासील। आप ये नाम भी याद कर सकते हैं, प्रोबोसिस सीलोम, कॉलर सीलोम, ट्रंक सीलोम। अच्छा, ये जो तीनों सीलोम हैं, जो 3 अलग अलग भागों की हैं सेप्टा के द्वारा, इस तरह से यहां पर सेप्टा बने हुए हैं और उन पट या सेप्टा के द्वारा ये सीलोम एक दूसरे से सेपरेट अलग बनी रहती है। यानी प्रोबोसिस की सीलोम सेप्टा के द्वारा कॉलर की सीलोम से सेपरेट रहेगी, कॉलर की सीलोम सेप्टा के द्वारा ट्रंक की सीलोम से सेपरेट रहेगी। तो सेप्टा बने हुए हैं, ये सेप्टा एक रीजन की सीलोम को दूसरे रीजन की सीलोम से सेपरेट बनाए रखते हैं। ओके, अब 1 बाय 1 बात करेंगे प्रोटोसील, मीजोसील और मेटासील की प्रॉपर्टी के बारे में। तो प्रोटोसील जो है वो प्रोबोसिस रीजन की सीलोम है। इट इज अनपेयर्ड। मैंने बनाई ये डायग्राम में जो नंबर 1 लिखा है, ये प्रोटोसील है, प्रोबोसिस रीजन की सीलोम है। तो ये अनपेयर्ड है, अयुग्मित होती है। और यहीं पर हम क्या देखते हैं, आगे डिस्कस करेंगे, एक स्ट्रक्चर है बकल डाइवर्टिकुलम, कि इसी भाग में बकल डाइवर्टिकुलम नामक संरचना भी आ गई है। और इस कारण प्रोटोसील आकार में छोटी है, इसका स्पेस कम है और ये अनपेयर्ड होती है। अच्छा, दूसरी बात, एक प्रोबोसिस कैनाल है। उस प्रोबोसिस कैनाल के द्वारा प्रोटोसील इज इन डायरेक्ट
कम्युनिकेट विथ एक्सटर्नल एनवायरमेंट, यानी एक प्रोबोसिस कैनाल है वो क्या करती है, प्रोटोसील को डायरेक्ट संपर्क में रखती हैं बाहरी वातावरण के या समुद्री जल के। तो आगे बात करेंगे कि प्रोटोसील के अंदर सीलोमिक फ्लूइड नहीं है, सीलोमिक तरल नहीं भरा हुआ है, इसके भीतर समुद्री जल भरा रहता है। और प्रोटोसील के भीतर जो ये समुद्री जल भरा रहता है वो इसे रिजिडिटी, मजबूती प्रदान करता है। आगे फंक्शन में डिस्कस करेंगे कि इस प्रॉपर्टी का बेलेनोग्लोसस को क्या लाभ प्राप्त होता है। ओके, तो प्रोटोसील की बात की। अब हम बात करेंगे मीजोसील की, कॉलर वाले रीजन की सीलोम। तो यहां हम देखते हैं ये जो मैंने नैरो लैटरल कैविटीज बनाई है, कौन से रीजन में, कॉलर रीजन में। तो कॉलर वाले भाग में जो सीलोम है वो कंपेरेटिवली नैरो कैविटी है, आप डायग्राम में भी देख सकते हो। तो आकार में बहुत छोटी है ये। दूसरा, दे आर प्रेजेंट इन लैटरल साइड, मतलब ये पेयर्ड है, एक लेफ्ट में है कॉलर सीलोम, एक राइट में है कॉलर सीलोम। तो कॉलर सीलोम भी जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, समुद्री जल जो है उसके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन में, कांटेक्ट में है। मतलब प्रोटोसील के समान मीजोसील में भी समुद्री जल भरा रहता है। तो मीजोसील में भरा हुआ ये समुद्री जल इसे मजबूती, कठोरता, दृढ़ता प्रदान करता है। अगली हम बात करेंगे मेटासील की, जो ट्रंक रीजन की सीलोम है। ये लार्ज स्पेसियस सीलोम है, बड़े आकार की है, काफी जगह है इसके अंदर। और ट्रंक सीलोम भी संख्या में 2 है, लेफ्ट में और एक राइट में। तो प्रोटोसील संख्या में 1 थी, मीजोसील संख्या में 2 है, और मेटासील भी संख्या में 2 होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं मेटासील की तो क्या देखते हैं कि मेटासील का कोई कनेक्शन नहीं है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। मतलब मेटासील में समुद्री जल भरा हुआ नहीं है, यहां पर सीलोमिक फ्लूइड भरा हुआ है, सीलोमिक तरल भरा हुआ है। तो 2 चीजें अभी तक डिस्कस की। एक तो बेलेनोग्लोसस में वास्तविक देह गुहा है और वो एंटेरोसीलस प्रकार की होती है। दूसरी बात हमने डिस्कस की, सीलोम शरीर के 3 भागों के अनुसार 3 प्रकार से विभेदित है। यानी प्रोबोसिस में प्रोबोसिस सीलोम है, कॉलर में कॉलर सीलोम है, ट्रंक में ट्रंक सीलोम है, और सेप्टा के द्वारा पट्ट बने हुए हैं। तो प्रोबोसिस की सीलोम सेप्टा के द्वारा कॉलर की सीलोम से सेपरेट रहेगी, और कॉलर की सीलोम सेप्टा के द्वारा ट्रंक की सीलोम से सेपरेट रहेगी। तो 2 चीजें अभी तक डिस्कस की। अब हम बात करेंगे सीलोम है, तो अगर कोई सीलोम ट्रू सीलोम है, वास्तविक देह गुहा है,
तो फर्स्ट ईयर में हमने बात की थी कि सीलोम का एक इंपॉर्टेंट लक्षण, उसमें सीलोमिक लिक्विड होना चाहिए, सीलोमिक तरल होना चाहिए। तो हम बात करते हैं सीलोम में प्रेजेंट लिक्विड की। तो अभी पहले भी मैंने बात की प्रोटोसील और मीजोसील, यानी प्रोबोसिस रीजन की सीलोम, कॉलर रीजन की सीलोम, इन दोनों के अंदर ओशियन का वाटर भरा हुआ है, यानी मैराइन वाटर प्रेजेंट है। यानी इन दोनों सीलोम में सीलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट नहीं है। तो ये डायरेक्ट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कनेक्शन में है और वहीं से इनमें समुद्री जल आता है और इनमें भरा हुआ रहता है। लेकिन जो मेटासील है, ट्रंक रीजन की सीलोम है, उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहां एक विशिष्ट कंपोजिशन वाला सीलोमिक तरल भरा हुआ है। और ये जो सीलोमिक तरल है, अगर हम इसका कंपोजिशन देखते हैं तो यहां विशेष प्रकार की अमीबोसाइट्स प्रेजेंट हैं, जिन्हें सीलोमोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। और ये जो सीलोमोसाइट्स हैं फैगोसाइटिक, बक्षाणु प्रकृति की हैं और विभिन्न प्रकार के रोगजनक जो प्रविष्ट हो जाते हैं, ये सीलोमोसाइट्स जो अमीबीय प्रकृति की हैं, बक्षाणु प्रकृति की हैं, उन्हें नष्ट कर देती हैं और सुरक्षा प्रदान करती हैं। अब हम बात करेंगे सीलोम के फंक्शंस क्या है। बेलेनोग्लोसस में ये सीलोम क्या फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, उस पे हम लोग बात करेंगे। नंबर 1 कि प्रोटोसील में हमने कहा था समुद्री जल भरा हुआ है और वो समुद्री जल प्रोटोसील को रिजिडिटी, दृढ़ता प्रदान करता है। और हमने कल डिस्कस किया था बेलेनोग्लोसस समुद्री आवास में यू आकृति की ट्यूब का निर्माण करता है, यानी बिल बना के रहने वाला जंतु है ये। तो वो ट्यूब का जो निर्माण किया गया वो एक्चुअल में प्रोबोसिस के द्वारा किया जाता है। और उसके लिए जरूरी है कि प्रोबोसिस में दृढ़ता हो, रिजिडिटी हो। और ये रिजिडिटी, ये दृढ़ता प्रोबोसिस को उसकी सीलोम में प्रेजेंट समुद्री जल के द्वारा प्रदान की जाती है। एक चीज हो गई। ऐसा ही समुद्री जल मीजोसील में भी भरा हुआ है, तो इसे भी दृढ़ता मिलती है। ये एक हाइड्रोस्केलेटन जलीय कंकाल का कार्य करता है, जंतु को मजबूती, आंतरिक दृढ़ता प्रदान करता है। तीसरे फंक्शन की मैं बात करूं, मेटासील में सीलोमिक फ्लूइड है, वहां सीलोमोसाइट्स अमीबीय कोशिकाएं हैं, बक्षाणु प्रकृति की हैं, रोगजनकों को नष्ट करने का काम करती है। अच्छा, चौथा काम हम यहां और एक डिस्कस कर सकते हैं कि ये सीलोम एंटेरोसीलस प्रकार की है, एंटेरिक पाउच से बनी है। तो उससे ये जानकारी मिलती है कि बेलेनोग्लोसस हेमिकॉर्डेट्स की जो सिस्टेमिक पोजीशन है, वर्गीकृत स्थिति है, उसमें हमने बेलेनोग्लोसस को, हेमिकॉर्डेट को इकाइनोडर्मेटा के बाद एक सेपरेट नॉन कॉर्डेट फाइलम के रूप में रखा है। और वो उसे रखने में ये एंटेरोसीलस सीलोम
एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि इकाइनोडर्मेटा में भी सीलोम एंटेरोसीलस नेचर की होती है। तो आज हमने बात की बैलेनोग्लोसस की सीलोम के बारे में, किस प्रकार की सीलोम है, कौन से रीजन में कौन सी सीलोम है और ये क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है। कल हम बात करेंगे बैलेनोग्लोसस से संबंधित एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में, और वो संरचना है बकल डाइवर्टिकुलम। अलग अलग वैज्ञानिकों ने बकल डाइवर्टिकुलम को अलग अलग नामों से संबोधित किया है। तो कल डिस्कस करेंगे बकल डाइवर्टिकुलम नामक संरचना के बारे में। वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपनी जो भी क्वेरीज हैं कमेंट बॉक्स में शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।